ठीक है। तो आज की जो क्लास है हम लोगों की, वो इस बात पर आधारित होगी कि साहित्य और राजनीति के आपस में रिश्ते क्या हैं। और हम लोग जो हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, जिस प्रश्न प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, उस प्रश्न प्रश्न पत्र के जो उसमें साहित्यिक शब्द भी है और पत्रकारिता शब्द भी है। तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि आपके सामने जो पत्रकारिता का मौजूदा स्वरूप है, पत्रकारिता से हम जब पत्रकारिता नाम लेते हैं तो हमारे सामने जो एक सबसे पहले छवि बनती है, वह किसी अखबार या किसी न्यूज चैनल से जुड़े हुए किसी ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो हमारे पास बहुत सारी सूचनाओं का संकलन करके हम तक किसी अन्य माध्यम से, अलग अलग तरह के माध्यम से हमारे तक पहुंचाता है, जिसको हम संवाददाता भी कहते हैं, पत्रकार कहते हैं। तो पत्रकारिता का एक जो प्राथमिक छवि हमारे मन मस्तिष्क में बनती है, वह यह है कि वो कई तरह की सूचनाओं का संकलन होता है। निश्चित ही आप देखते हैं कि अखबार प्रतिदिन छपते हैं। अब अगर इसको आप किसी साहित्य की विधा से जोड़ करके देखें, जैसे कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, तो कहानी और उपन्यास एक बार छपता है। आप जैसे पढ़ते हैं कि 1900 में हिंदी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, इंदुमती। 1915 में कहानी प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था। तो उसने कहा था जो कहानी 1915 में प्रकाशित हुई, आज भी हम उसी कहानी को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 1915 के बाद उस कहानी में कोई परिवर्तन आ गया हो, उस कहानी में कुछ जोड़ा गया हो या उस कहानी में कुछ घटाया गया हो। जबकि पत्रकारिता इस तरह से अस्थाई, उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो रोज रोज उसमें एक नयापन आता रहता है, एक नई चीज उसमें जुड़ जाती है। आप पुराना अखबार, कल का अखबार हम आज नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वो ताजगी नहीं होती है, वो नयापन नहीं होता है। तो पत्रकारिता में हमेशा एक नएपन की जरूरत होती है, एक नयापन चाहिए होता है। और साहित्य में एक कालजयिता होती है, स्थायित्व होता है, उसमें नया नया हमेशा कुछ नहीं जुड़ता है। विषय के रूप में, लेखकों के रूप में, नए लोगों के रूप में नई नई चीजें आएंगी, लेकिन जो चीज पहले से लिखी जा चुकी है उसे बार बार हम उसमें परिवर्तित नहीं करते हैं। जबकि पत्रकारिता में हम हमेशा किसी नई चीज की तलाश में होते हैं, किसी नई बात की तलाश में होते हैं। अब अगर आप देखें तो साहित्य का काम क्या है और पत्रकारिता का काम क्या है, इन दोनों की भी आपस में एक तुलनात्मक अध्ययन हमें कर लेना चाहिए। तो साहित्य का काम, जैसे आपने पढ़ा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, बहुत प्रचलित परिभाषा है और हम सब लोग इस परिभाषा को कई बार सुनते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब यह कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि समाज में जो चीजें घटित हो रही हैं, साहित्य में उसका चित्रण होता है। दर्पण का काम होता है कि वह जो जैसा है उसको उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जब हम किसी दर्पण के सामने जाते हैं तो हम वास्तविक रूप में जैसे होते हैं वैसे ही दर्पण में दिखाई देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब अगर साहित्य समाज का दर्पण है तो पत्रकारिता भी समाज का दर्पण है। पत्रकारिता भी समाज के उसी दर्पण की तरह से काम करती है। यानी पत्रकारिता भी हमारे सामने समाज में जो घटित हो रहा है, जो जैसा है, उसका उसी तरह रूप में हमारे सामने चित्रण करती है। पत्रकारिता भी हमें हमारे समाज का आईने में एक अक्स हमें दिखाती है। तो जो काम पत्रकारिता कर रही है वही काम साहित्य भी कर रहा है। अब साहित्य में कहते हैं कि साहित्य कालजयी होता है और जो पत्रकारिता है वह हड़बड़ी में लिखी जाती है, वो उसमें तात्कालिकता होती है, बहुत जल्दबाजी की चीजें होती हैं और इसीलिए वो संग्रहणीय नहीं है। लेकिन ऐसा हम हमेशा के लिए नहीं कह सकते कि ऐसा हर खबर या हर पत्रकारिता के साथ ये बात जरूरी हो, ऐसा नहीं है। पत्रकारिता में
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो संग्रहणीय हैं, जो जिनका ऐतिहासिक महत्व है। और साहित्य में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका अपने समय और अपने समाज के लिहाज से एक अस्थाई महत्व है। तो कहते हैं कि पत्रकारिता जो है वो हड़बड़ी में लिखा गया साहित्य है, या हड़बड़ी में लिखा गया इतिहास है। तो इसका आशय यह है कि उसमें बहुत सारी चीजें बहुत जल्दबाजी में होती हैं। ये बहुत मशहूर कथन है। मैथ्यू अर्नाल्ड नाम के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, बहुत बड़े लेखक थे। उनका ये कथन है, उन्होंने कहा कि जो साहित्य है, जो पत्रकारिता है, वो हड़बड़ी में लिखे जाने वाला साहित्य है। और ये बात इसलिए आई, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बात इसलिए ही आई है क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि साहित्य में अस्थायित्व होता है और पत्रकारिता में अस्थायित्व नहीं होता है। लेकिन ये बात बाद में स्वतः ही निराधार साबित हो जाती है, क्योंकि जब हम हमारे सामने हिंदी की, अगर हम खास तौर से हिंदी की बात करें, जिस हिंदी पत्रकारिता का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारे सामने ऐसे ढेरों उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता ने साहित्य को अस्थायित्व दिलाने में, कम से कम हिंदी साहित्य को अस्थायित्व दिलाने में पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे सामने भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, ऐसे अनेकों पत्रकार हैं जो साथ साथ साहित्यकार भी हैं और पत्रकार भी हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब तक पत्रकारिता एक अलग अनुशासन के रूप में हमारे ज्ञान विज्ञान के संस्थानों में नहीं आती है, तब तक, उसके पहले तक साहित्यकार और पत्रकार में कोई अलग अलग भेद बहुत ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता है। हमारे सारे के सारे साहित्यकार पत्रकार भी थे। एक समय में नवजागरण के काल में सारे साहित्यकार पत्रकार थे और सारे पत्रकार साहित्यकार थे। तो ये भेद जो है वो बाद में जब हमने ज्ञान को अनुशासनों के अंतर्गत बांटना शुरू किया कि ये सोशल साइंस है, ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है, ये विज्ञान है, जब इसका बंटवारा शुरू हुआ तब पत्रकारिता भी एक अलग अनुशासन के रूप में पढ़ाई जाने लगी। उसके पहले हम देखते हैं कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने खुद पत्रकारिता का काम किया, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने साहित्य में गहरी रुचि ली। तो अब यह है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। तो साहित्य का उद्देश्य है कि अपने समय और अपने समाज का एक विश्लेषण हमारे सामने, पाठकों के सामने रखना। इसके लिए दो जरूरी चीजें हैं। एक तो उसकी जो दृष्टि है, किसी भी साहित्यकार की जो चेतना है, जो दृष्टि है, वह जन पक्षधर होनी चाहिए, जनता के हित में होनी चाहिए, जन सरोकारों से जुड़ी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातों से जुड़ी होनी चाहिए। और दूसरी बात उसमें है संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता आप समझ रहे हैं ना, कि जो भी बात कही जा रही है वह लोगों तक किस तरीके से पहुंच सकती है। संप्रेषणीयता का एक सिद्धांत है जो आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। छोटा सा मतलब मोटा मोटी उसका आशय यह है कि हम जब कोई बात किसी से कहते हैं तो हमारे कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं, सामने वाला हमारी बात को हूबहू वही समझे जो हम कहना चाह रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। लेकिन यह काम बहुत मुश्किल है। यह कहने में जितना आसान लग रहा है, वास्तविक रूप में जब हम इसका परीक्षण करते हैं कि हम जो कह रहे हैं हम, हमारे सामने वाला तो वही समझ रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल काम हमें मालूम पड़ता है। इसमें लगातार गिरावट आती जाती है। इसी के लिए लोग अभ्यास करते हैं, साहित्यकार अभ्यास करता है, पत्रकार अभ्यास करता है। अभ्यास के जरिए वह यह कौशल विकसित करता है कि वह जो कहना चाहता है वो हूबहू सामने जो व्यक्ति उसके उपस्थित है या जिससे वो कहना चाह रहा है, वो ठीक ठीक वही बात समझ ले। 100% वही बात समझना संप्रेषणीयता के सिद्धांत के तहत बहुत मुश्किल काम है। तो ये अभ्यास के जरिए आता है। तो साहित्यकार भी अभ्यास करता है और पत्रकार भी अभ्यास करता है। तो साहित्यकार उसी अभ्यास, अपनी जो उसकी चेतना दृष्टि है, और दूसरा जो उसका अभ्यास है
संप्रेषणीयता का जो लगातार वो अभ्यास करता है, लगातार वो लिखता रहता है, जिससे कि उसकी रचनाशीलता उसकी परिपक्व होती है और फिर उसमें बहुत सारी नई बातें जुड़ती चली जाती हैं। तो वो जो कहना चाहते, संप्रेषण का एक नायाब तरीका, एक बेहतर तरीका और संप्रेषणीयता को 100% तक ले जाने की उसकी काबिलियत, ये एक जरूरी चीज है। और दूसरी जरूरी चीज है कि उसमें एक चेतना संपन्न दृष्टि होनी चाहिए। अब ये जब आप साहित्यकार की इन दो लक्षणों को जब आप देखते हैं, तो यही दोनों लक्षण तो हमें पत्रकार में भी चाहिए कि उसकी विश्लेषण क्षमता इतनी जबरदस्त हो और उसकी संप्रेषणशीलता भी जबरदस्त हो। वह किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी विषय को कितना अच्छे से विश्लेषित कर सकता है, उसे कितने अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है। दो चीजें उसकी भी वही महत्वपूर्ण है और दो चीजें वही जो है वो साहित्यकार की भी महत्वपूर्ण है। तो साहित्यकार में भी, तो इस तरह से हम देखेंगे कि साहित्यकार और पत्रकार दोनों के जो उद्देश्य हैं या दोनों के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसको हम कहते हैं आधारभूत जरूरत जो है, वो दोनों के लिए एक ही है। उसमें भी भाषाई क्षमता होनी चाहिए, उसमें भी संप्रेषणशीलता होनी चाहिए, उसमें भी नवीनता होनी चाहिए, उसमें भी अभिव्यक्ति की नवीनता होनी चाहिए। दोनों के लिए ये सारी चीज बातें जरूरी हैं। तो साहित्यकार भी और पत्रकार भी। इसलिए हम लोग अब आप देखेंगे कि भारतेंदु के समय से ही, भारतेंदु साहित्यकार थे और शुरुआत उन्होंने साहित्य से की, लेकिन जल्द ही उन्हें यह पता चला कि साहित्यकार के लिए पत्रकार होना भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ की 1967 से, और वो एक मुहिम जैसा, एक आंदोलन जैसा बना कि भारतेंदु ने न सिर्फ, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा कि भारतेंदु न सिर्फ अकेले व्यक्ति थे, बल्कि वो एक पूरी संस्था की तरह से काम करते थे। तो वो, उन्होंने केवल अपने लिए कोई नियम बनाया हो, अपने लिए कोई कोई काम किया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो काम किया वो पूरा, आप भारतेंदु मंडल का नाम सुनते होंगे, तो एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से और आंदोलनरत होकर के उन्होंने सारे काम किए, भारतेंदु मंडल बनाया और भारतेंदु मंडल के सभी साथियों ने मिल करके एक साथ एक उद्देश्य से अपने काम किए। तो भारतेंदु ने जैसे ही साहित्य से पत्रकारिता की तरफ कदम बढ़ाया, वैसे ही आप देखेंगे कि भारतेंदु मंडल के बहुत सारे लेखक जो पत्रकारिता से, साहित्य से पत्रकारिता की तरफ भी जाते हैं। तो साहित्य और पत्रकारिता दोनों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो एक है। दोनों का जो तात्कालिकता और कालजयिता का विवाद है वो बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दोनों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो सत्य का उद्घाटन करना, साहित्य का भी उद्देश्य है सत्य का उद्घाटन करना, और पत्रकार का भी उद्देश्य होता है, पत्रकारिता का भी उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना। तो सत्य की खोज आपके साहित्य में भी होती है, सत्य की खोज आपके पत्रकारिता में भी होती है। तो दोनों का आपसी रिश्ता है। इसीलिए एक जमाने तक ये परंपरा बनी रही, बल्कि आजादी के बाद जब तक पत्रकारिता में व्यावसायिककरण का पदार्पण नहीं हुआ, तब तक साहित्यिक पत्रकारिता और साहित्य दोनों आपस में एक ही थे, दोनों का मिला जुला रूप ही हमारे सामने आता था। लेकिन जैसे ही पत्रकारिता में व्यावसायिककरण का पदार्पण होता है, पत्रकारिता व्यावसायिक होने लगती है, वैसे ही फिर पत्रकारिता का उद्देश्य धीरे धीरे बदलने लगता है और साहित्य का उद्देश्य अपनी जगह पे रहता है। तो पत्रकारिता के इस बदलते उद्देश्य की वजह से ही आप देखेंगे कि ये कहा जाता है, अभी अगले यूनिट में हम इस बात को पढ़ेंगे भी, कि 47 के पहले की जो पत्रकारिता है वह मिशन की पत्रकारिता है, और 47 के बाद की जो पत्रकारिता है वह कमीशन की पत्रकारिता है। ये बहुत चलताऊ ढंग से कहा जा रहा है, ये वास्तविक रूप से ऐसा ही है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चलताऊ किस्म की, अगर आप उसे किसी मुहावरे में ढालना चाहें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं
कि 47 देश की आजादी, तो स्वतंत्रता पूर्व की जो पत्रकारिता है वह मिशन की पत्रकारिता है, यानी एक खास उद्देश्य है उसके सामने, जन चेतना का, जन जागृति का, स्वातंत्र आंदोलन का, साम्राज्यवाद विरोध का। और उसके बाद जो आजादी के बाद की जो पत्रकारिता है वो कमीशन की पत्रकारिता हो जाती है, अर्थात उसमें व्यावसायीकरण आ जाता है और उसके उद्देश्य बिल्कुल बदल जाते हैं। अब जब कोई उद्योगपति अखबार निकालेगा तो जाहिर है कि उसका उद्देश्य होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा उस अखबार के जरिए पैसा कमाए। उसका उद्देश्य केवल जन सेवा नहीं होगा। पत्रकारिता वैसे चाहे जितनी भी वो व्यावसायिक हो जाए या उसका व्यावसायीकरण हो जाए, लेकिन उसका एक जन पक्षधरता उसमें बनी रहती है, उसे बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता है। तो जैसे ही कोई उद्योगपति अपना पैसा इस तरह के व्यापार में लगाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा वापस ले। तो पत्रकारिता का जब उसमें इस तरह के लोग आ जाते हैं, अब पुराने समय में आप देखिए तो कोई उद्योगपति इस तरह की पत्रकारिता में शामिल नहीं था, न तो भारतेंदु युग में, न द्विवेदी युग में, खास तौर से हिंदी पत्रकारिता में। अंग्रेजी की पत्रकारिता में नहीं, अंग्रेजी पत्रकारिता में उद्योग प्रारंभ से ही आपको दिखाई देगा, लेकिन हिंदी पत्रकारिता बहुत लंबे समय तक वहां पे व्यावसायीकरण उसका नहीं हुआ रहता है और वो एक मिशन के रूप में ही, आंदोलन के रूप में ही चलती रहती है। लेकिन 47 के बाद जब देश आजाद हो जाता है तो वहां बहुत सारे समीकरण बदल जाते हैं और इसमें हिंदी पत्रकारिता में उद्योगपतियों का प्रवेश होता है और वो फिर अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए पत्रकारिता के उस प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे वो जरूर थोड़ा सा एक बदलाव आपको दिखाई देगा, लेकिन 47 के पहले की आप जो हिंदी की पत्रकारिता है उसे देखेंगे तो आपको कहीं भी इसमें कोई विचलन दिखाई नहीं देगा। सब के सब एक खास उद्देश्य के साथ साहित्य और पत्रकारिता दोनों में संलग्न है। तो साहित्य एक तरह से अपना जो काम कर रहा है वो लोगों में जन जागृति, अब 47 के पहले कोई भी साहित्य आप देख लीजिए, उसमें आपको जन जागृति, जन सरोकार, लोगों की चिंताएं, लोगों के दुख, शोषण के खिलाफ आवाज, यही सब आपको प्रवृत्तियां आमतौर पर देखने को मिलती हैं। चाहे वो द्विवेदी युग, राष्ट्रवादिता, आप द्विवेदी युग में पढ़ते हैं राष्ट्रीय चेतना, तो राष्ट्रीय चेतना आपको पत्रकारिता में भी मिलेगी, राष्ट्रीय चेतना आपको साहित्य में भी मिलेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 47 के पहले की जो पत्रकारिता है वो एक मिशन की पत्रकारिता है और वो वही मिशन है जो साहित्य का मिशन है, वही मिशन है जो साहित्यकारों का मिशन है, और इसीलिए शायद दोनों एक हैं। लेकिन अब आगे जब और आप इसमें ये देखिए कि साहित्य, हम लोग 1800 के आसपास से खड़ी बोली हिंदी का विकास पढ़ते हैं, तो महज कितने साल, 200 साल का इतिहास है हिंदी खड़ी बोली का। किसी भी, ये लगभग सबसे नई भाषा मानी जा सकती है। बाकी सारी भाषाएं बहुत पुरानी हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, अंग्रेजी हो, सब भाषाएं बहुत पुरानी है। हमारी जो खड़ी बोली हिंदी है जिसका हम इस्तेमाल आमतौर पे करते हैं वो नई है, 200 साल, महज 200 साल पुरानी है। तो जब कोई नई भाषा बनती है तो उसमें संप्रेषण की क्षमता कम होती है, उसके शब्दों में अर्थ गांभीर्य कम होता है। जैसे आप उसका उदाहरण ले लें कि जब आप अंग्रेजी सीखते हैं पहल तो छोटी छोटी चीजें हम उसमें बोलना सीखते हैं। जैसे आपको सबसे पहले, जैसे ही आपने, अगर आप में से किसी ने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया होगा तो वो सबसे पहले सिखाते हैं कि सेल्फ इंट्रोड्यूस कैसे करें, आप अपने बारे में कैसे बताएं। तो अपने बारे में क्या बताना है कि हमने, मेरा नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, हम लोग कितने भाई बहन हैं, किस गांव से आए हैं, क्या पढ़ाई लिखाई की है, ये बताएं। तो इसमें एक साधारण बातें हैं। लेकिन जब आप उसी भाषा को सीख लेते हैं तब आप नॉवेल पढ़ना शुरू करते हैं, तब आप स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं, न्यूज पेपर पहले पढ़ना शुरू करते हैं, और जब आप खूब सीख लेते हैं उस भाषा को
तब आप उस भाषा की पोएट्री पढ़ना सीखते हैं। सबसे अंत में पोएट्री पढ़ते हैं, यानी कविता सबसे अंत में समझ में आती है, जब आपके पास बहुत सारी उसकी शब्द संपदा हो जाती है। इसलिए कि कविता बहुत सूक्ष्म संकेतों में लिखी जाती है, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कही जाती है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें उस भाषा के बहुत सारे शब्दों और बहुत सारी परंपराओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब इस लिहाज से आप देखें तो हमारी जो हिंदी है, उसने बहुत सारी नई चीजें उसमें आनी थी। हमारे पास 1800 तक क्या था, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, तब हिंदी में कुछ कुछ लिखा जाने लगा। उसके पहले तो हिंदी में कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों ने लिखना शुरू किया और उन्होंने कहानियां लिखी। आपने नाम सुना होगा रानी केतकी की कहानी, फोर्ट विलियम कॉलेज की कहानी है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक की कहानी है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से हमारी हिंदी की शुरुआत एक तरह से मानी जाती है, सही अर्थों में, जहां से गद्य मिलती है उसको। तो अब वहां तक तो हमारे पास कुछ नहीं है। उसके बाद भी हमारे पास 1950 तक आते आते बहुत सारी चीजों का विकास नहीं हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही भारतेंदु युग आता है और भारतेंदु आते हैं साहित्य के पटल पे, तो आप देखिए कि कितनी तरह की विधाओं का आविष्कार करते हैं भारतेंदु। और उनके बाद यह परंपरा अनवरत चलती रहती है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, बहुत सारी विधाएं, रेखाचित्र, डायरी, संस्मरण, जीवनी, सब जितनी भी गद्य की विधाएं हैं, ये सब गद्य विधाएं आपने दूसरे सेमेस्टर में पढ़ा होगा, चौथी यूनिट में गद्य विधाओं के इतिहास के बारे में। तो कितनी सारी गद्य की बहुत जो विधाएं हमें वहां पर मिलती हैं। निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कथेतर गद्य भी है और कथात्मक गद्य भी है। तो इन सब गद्य विधाओं का आविष्कार एक तरह से आप देखेंगे कि भारतेंदु युग में हुआ। इन सब गद्य विधाओं की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई और अधिकांश चीजें भारतेंदु ने स्वयं लिख दी। भारतेंदु ने जीवनी लिखी, भारतेंदु ने कविता लिखी, भारतेंदु ने पत्रकारिता की, भारतेंदु ने और भी नाटक, निबंध लिखा, आलोचना की शुरुआत की, डायरी की शुरुआत की, यात्रा संस्मरण की शुरुआत की। तो बहुत सारी चीजों की शुरुआत भारतेंदु खुद करते हैं। और उसके बाद और इन सब चीजों का प्रचार प्रसार कैसे होगा, तो आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि प्रचार होगा पत्रकारिता के माध्यम से। अब आप देखिए, आप पढ़ते हैं कि पहली कहानी सरस्वती में छपी 1900 में। पत्रकारिता और साहित्य का संबंध आपस में जुड़ गया। अगर कोई संबंध नहीं होता, साहित्य को प्रचारित प्रसारित करने में, लोगों तक पहुंचाने में, संप्रेषणशील बनाने में पत्रकारिता का अपना महत्व है। पत्रकारिता ने हमारी जो साहित्यिक गद्य विधाएं हैं, जिनका प्रवर्तन होता है आधुनिक युग में, उन सबको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जैसे हिंदी कहानी की शुरुआत इंदुमती से होती है, सरस्वती पत्रिका में। कहानियों के प्रचार प्रसार में तो पत्रकारिता का या पत्रिकाओं के महत्व को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। एक बार भी आप उपन्यासों के लिए कह सकते हैं कि उपन्यास की विकास में पत्रकारिता का क्या योगदान है। लेकिन पुराने समय में आप देखेंगे बहुत सारे चर्चित उपन्यास भी धारावाहिक रूप में अखबारों में छपते थे। लेकिन हिंदी कहानी का तो पत्रकारिता के बिना उसका प्रचार प्रसार या उसका इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि हर कहानी, एक बेहतरीन कहानी जो भी होगी, वो किसी न किसी पत्रिका और किसी न किसी अखबार के माध्यम से हमारे सामने आई है। निबंध लेखन की शुरुआत होती है, निबंध लिखे की परिपाटी का चलन अखबारों की वजह से तेजी आती है उसमें। तो बहुत सारी ऐसी गद्य विधाएं हैं जिसकी शुरुआत पत्रकारिता के माध्यम से होती है, जिसका विकास पत्रकारिता के माध्यम से होता है। और जैसे जैसे गद्य अर्थ गांभीर्य होता है, जैसे जैसे गद्य में हमारा हम लोग निपुण होते जाते हैं, वैसे वैसे पत्रकारिता भी हमारी समृद्ध होती जाती है, वैसे वैसे हम आगे उसमें प्रगति करते जाते हैं। तो पत्रकारिता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, ताकि इसके एक जो बीच का जो संबंध है, जो इन दोनों में जो संबंध है, उसे जान सके। और आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे पत्रों में, बहुत सारी पत्रिकाओं में हिंदी की बहुत सारी सामग्री छप करके आती है। आप कोई भी किसी भी स्टॉल पर चले जाइए, बुक स्टॉल पर, हिंदी की आप कोई भी पत्रिका उठाइए,
जो सिर्फ राजनीतिक पत्रिकाएं हैं या व्यावसायिक पत्रिकाएं हैं, उसमें भी उन्हें किसी न किसी मजबूरी में साहित्य का एक दो पेज रखना पड़ता है। जैसे आप इंडिया टुडे या आउटलुक देखेंगे तो वो पूर्णतया व्यावसायिक पत्रिकाएं हैं। उनका उद्देश्य जो है, प्राथमिक उद्देश्य है वो पैसा कमाना है। लेकिन चूंकि जो हिंदी पत्रकारिता की परंपरा है 200-150 साल की, वो उस परंपरा के तहत वो मजबूरन उन्हें साहित्य के लिए भी अपनी पत्रिका में थोड़ी बहुत जगह देनी पड़ती है। आप अभी कोई आउटलुक या इंडिया टुडे उठाकर देखिए तो उसमें आपको कहीं कोई कविता या कोई कहानी या किसी किताब की समीक्षा आपको मिल जाएगी। ये परंपरा हमारी शुरू से चली आ रही है, तो उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है। तो आज भी बहुत सारी पत्रिकाओं का जो विशेषांक निकलते हैं, इंडिया टुडे का विशेषांक निकलता है साहित्य का, आउटलुक का विशेषांक निकलता है साहित्य का, जागरण अखबार का आपने जो पढ़ते हैं उसका साहित्य का विशेषांक निकलता है, अमर उजाला का साहित्यिक विशेषांक निकलता है। साल में एक बार ये लोग एक ऐसा अंक निकालते हैं जिसमें सिर्फ साहित्य की चीजें होती हैं। पहले रोज साहित्य की चीजें होती थी, लेकिन जब जैसे जैसे व्यावसायिक दबाव बढ़ता गया तो साहित्य के लिए जगह कम होती गई, तो इन्होंने उसका अलग रास्ता बनाया। ये साल में एक बार कम से कम एक पूरा मोटा अंक निकालते हैं, जैसे 200 पेज का, 250 पेज का एक अंक निकालते हैं जिसमें साहित्य की सामग्री होती है। उसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, ये सब होती है। तो एक रिश्ता वहां से जो शुरुआत से 1826 से जो बना हुआ चला आ रहा था वो यहाँ था। अब भारतेंदु का नाम बार बार आता है, तो भारतेंदु को आप देखिए तो भारतेंदु ने कवि वचन सुधा की शुरुआत की। तो कवि वचन सुधा नाम से ही आप उसके अंदाजा लगा सकते हैं, इस पत्रिका का उद्देश्य ही था कविताओं का प्रचार प्रसार करना। तो इसके माध्यम से उन्होंने कविताओं का प्रचार प्रसार, इसमें सिर्फ कविताएं छपती थी। इसी तरह से सरस्वती या दूसरे हंस, आप प्रेमचंद का सुनते हैं कि प्रेमचंद की पत्रिका थी, उसमें और सरस्वती में कहानियां छपा करती थी, निबंध छपा करते थे, आलोचना और समीक्षाएं छपा करती थी। तो एक शुरुआत से ही हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता का आपस में रिश्ता रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। साहित्य भी उतना ही कालजयी है जितना कि पत्रकारिता, और पत्रकारिता भी उतनी ही उसमें अस्थायित्व है जितना कि साहित्य में। तो इस तरह की बात कहना या इस तरह की बात सोचना कि पत्रकारिता जो है वो तात्कालिक है और साहित्य जो है वो कालजयी है, ये उतना सही नहीं प्रतीत होता है। बल्कि इसकी जगह पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों के तरीके भले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का रास्ता जो है वो अलग अलग होते हुए भी मंजिल एक ही है। जैसे हम कहते हैं ना कि रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक। तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों की मंजिल एक है, दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों का जो तरीका अलग है, लेकिन दोनों का जो सत्य की खोज है वो एक है। तो आज के लिए इतनी ही बात। बाकी आप लोगों में से किसी को कुछ सवाल पूछना हो, किसी को कुछ बात करना हो तो वो कर सकता है। सर अटेंडेंस लगा दी आपने? सर मैंने बताया आपको कि अटेंडेंस हम मैनुअली नहीं लगाते हैं, टेक्निकली या वो हम मेरे मेल पर चली आएगी। जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं उन सब की ईमेल जो है वो नाम जो है वो चला जाता है। ओके सर। सर हाँ सर 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 जो शब्द आपने बताया तो थोड़ा समझा दीजिए। क्या बताया? संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है कि जो हम कहते हैं, जो हम किसी और के सामने बोलते हैं, तो उसका हूबहू वही अर्थ सामने वाला ग्रहण करे जो हम कहना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि कई बार हम सुनते हैं कि हमने जो कहा था उसका अर्थ ये नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए कि जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला उसे नहीं समझ पा रहा है। तो संप्रेषण का अर्थ यह है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो ठीक ठीक सामने वाला उसी रूप में ग्रहण करे जिस रूप में हम उसे कहना चाह रहे हैं।
और ये बहुत मुश्किल काम है। सर इसके लिए वो कैसे प्रैक्टिस करते थे? आपने बताया था साहित्यकार और वो पत्रकार का अभ्यास करते थे। हाँ, अभ्यास करते हैं, करते क्या थे, अभी भी करते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं, जो लोग कविताएं लिखते हैं, जो लोग उपन्यास लिखते हैं, या जो लोग पत्रकारिता करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का अर्थ यही है कि वो लिखते रहते हैं। किसी ने, आप जैसे कोई 100 कहानी लिखा है, तो उसकी पहली कहानी और उसकी 100वीं कहानी, दोनों में फर्क हो जाता है, दोनों में अंतर हो जाता है ना। अंतर इसलिए होता है कि वो अभ्यास से धीरे धीरे इस कला को विकसित करता है कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कह ले जाए। जैसे प्रेमचंद की सबसे अच्छी कहानी कौन सी है? हैं? सब प्रेमचंद की कई कहानी पढ़ी है, पर सबसे अच्छी नहीं पता कौन सी सबसे है। सबसे अच्छी कहानी कौन सी मानी जाती है? हाँ? कहानी पढ़ी है और कई जानी पड़ी है उनकी। सबसे उनकी अच्छी कहानी मानी जाती है कफन ना, जो सबसे अंतिम कहानी जो जो उनकी सबसे अंतिम कहानी। तो अंतिम कहानी तक आते आते साहित्यकार या लेखक के पास इस तरह की क्षमता हो जाती है कि वो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा पाता है। इसी को संप्रेषणीयता कहते हैं। और अभ्यास का अर्थ है कौन सी कहानी अच्छी है? कफन 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 कफन। सर ये कहानी सबसे बाद में लिखी थी उन्होंने? हाँ, सबसे अंत में कहानी। और सबसे पहली कहानी कहानी कौन सी लिखी थी प्रेमचंद ने? सबसे उनकी पहली कहानी है पंच परमेश्वर। यस सर। कफन, ठीक है सर। हम्म। सर